आज मैं बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को संक्षेपण और पल्लवन के बारे में बताऊंगी। जब हम कार्यालय हिंदी की बात करते हैं तो उसमें संक्षेपण और पल्लवन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कार्यालय हिंदी से तात्पर्य है वो हिंदी जो कार्यालयों में प्रयुक्त होती है, जो आपको रोजगार के अवसर प्रदान करती है और आपको सिखाती है कि कार्यालयों की भाषा शैली क्या होती है। उसमें जो जो पारिभाषिक शब्द होते हैं कार्यालय वो भी आते हैं। संक्षेपण, पल्लवन, टिप्पण, प्रारूपण इत्यादि भी आते हैं। पत्र लेखन भी आता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कार्यालय हिंदी में। कार्यालय हिंदी का आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये रोजगार परक हिंदी है। ये वो हिंदी है जो आपको रोजगार देती है। रोजगार तो आपको हिंदी साहित्य से भी मिलता है, लेकिन ये वो हिंदी है जो आपके लिए प्रयोजन मूलक है, इसलिए इसे प्रयोजन मूलक हिंदी भी कहा जाता है। इससे आप बहुत सारे विशेष पदों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हिंदी अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, हिंदी निर्देशक, पत्रकार, प्रूफ रीडर, कंप्यूटर अधिकारी, कंप्यूटर लेखन का कार्य। हिंदी में कंप्यूटर का बहुत अधिक महत्व है। हिंदी में आपको टाइप करने वाले बहुत कम मिलेंगे और इसलिए हिंदी के टाइपिस्ट का बहुत अधिक महत्व है। कंप्यूटर में हिंदी का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है और आज देश में नहीं विदेशों में भी हिंदी का स्थान लोकप्रिय स्थान होता जा रहा है। इसलिए ये जो हिंदी है आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें आप अनुवादक भी बन सकते हैं, संपादक भी बन सकते हैं, प्रूफ रीडर भी बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पद हैं जो आपको हिंदी के माध्यम से मिल सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि इसमें आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी अनिवार्य है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिलकर आपको एक उच्च पद पर पहुंचा सकते हैं। और हर कार्यालय में अनुवादक और हिंदी अधिकारी की जगह होती ही होती है। अखबारों में प्रूफ रीडर की, मैगजीन में संपादक की, टीवी पर पत्रकारिता की, समाचार में पत्रकारों की बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति होती है और वो इस तरह से कार्य करके अपने समाज में अच्छी छवि प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो है जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हुए हिंदी माध्यम से विभिन्न पदों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम संक्षेपण की बात करते हैं तो संक्षेपण का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। एक हमारे पास परिच्छेद है, उस परिच्छेद को हमें छोटा करना है, तो हम कैसे छोटा करेंगे, उस छोटा करने के भी नियम होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि संक्षेपण का ही दौर है। हम हर चीज़ को छोटे तरीके से कहना चाहते हैं, छोटे तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारी बातें विस्तार से बता सकें। और कार्यालयों में तो बहुत अधिक समय का अभाव होता है, बड़े बड़े अधिकारी पूरी बातें नहीं सुन सकते, इसलिए उनको संक्षेपण करके जब हम अपनी बात पहुंचाते हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है और हमारा काम बन जाता है। इसी तरह राज्यसभा में, लोकसभा में, विभिन्न कार्यालयों में संक्षेपण की आवश्यकता होती है। आप किसी से मिलते हैं और वहाँ पर भी आप किसी को पत्र लिखते हैं, कोई बात कहना चाहते हो, यदि आप उसका संक्षेपण करके देंगे तो आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा। यदि आप बहुत लंबा चौड़ा लिख देंगे तो लगेगा कि अरे इसको कौन कहाँ तक देखे, तो वो एक तरह से रद्दी की टोकरी में चला जाता है। इसलिए संक्षेपण आज की ज़िंदगी में बहुत अधिक अनिवार्य है, उसको करना भी आना चाहिए। तो संक्षेपण करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। एक तो संक्षेपण अन्य पुरुष शैली में होना चाहिए, मतलब थर्ड पर्सन, फर्स्ट या सेकंड पर्सन ना होकर थर्ड पर्सन वाली शैली में लिखना चाहिए, मतलब अन्य पुरुष में, मैं और तुम के स्थान पर वह में संक्षेपण लिखना चाहिए। दूसरा, संक्षेपण सीधी और सरल भाषा शैली में होना चाहिए, उसमें कहीं भी बनावटीपन नहीं होना चाहिए, कहीं भी मुहावरों का, लोकोक्तियों का या उदाहरणों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपको जो परिच्छेद दिया गया है उसका आपको संक्षेपण करना है, तो उसका संक्षेपण करते समय आप सबसे पहले ये काम करें कि जो भी उसमें
इस तरह की चीज़ें हैं, परिभाषा है, उदाहरण है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, काव्यात्मक कोई शैली है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उस पर रेखा खींच लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। और पूरे परिच्छेद को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उस परिच्छेद को पढ़ने के बाद आप उसमें से शीर्षक ढूंढेंगे कि इसका शीर्षक क्या है। और जब आप उसको 1, 2, 3 बार पढ़ेंगे तो आपको शीर्षक भी स्पष्ट हो जाएगा और आपको संक्षेपण में क्या लिखना है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। संक्षेपण में मूल तथ्यों का होना अनिवार्य है, कोई भी प्रमुख बात नहीं छूटनी चाहिए और कोई भी फालतू बात संक्षेपण में नहीं आनी चाहिए। संक्षेपण करते समय हमें 1/3 शब्दों में संक्षेपण करना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे पास यदि 150 शब्दों का परिच्छेद है तो संक्षेपण करते समय उसे हम 50 शब्दों में लेंगे, मतलब उसके 50 शब्द करेंगे। 150 शब्द का संक्षेपण 50 शब्दों में ही किया जाएगा। ये संक्षेपण की विशेषता होती है। तो आपको एकदम ध्यान से सोचकर अपने शब्दों में लिखना है। परिच्छेद की भाषा नहीं लिखनी है, आपको अपने शब्दों में लिखना है और ऐसे लिखना है कि उसका प्रवाह बना रहे, उसको कहीं भी पढ़ने में बाधा ना आए। जिस व्यक्ति को हम संक्षेपण दे रहे हैं उस व्यक्ति को तुरंत समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति हमें क्या कहना चाहता है, उसे पूरी बात समझ में आ जाए, पूरी जो हमारी जो समस्या है वो पूरी तरह समझ में आ जाए, या जिस पैराग्राफ का हम संक्षेपण कर रहे हैं वो अच्छी तरह से उसे समझ में आ जाए और वो आपका काम कर सके। तो संक्षेपण जो है वो हमेशा 1/3 शब्दों में ही होना चाहिए, उसमें शीर्षक को भी स्थान होना चाहिए और उसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पल्लवन के बारे में। पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार, जैसे संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा करना। संक्षेपण को हम अंग्रेजी भाषा में प्रेसी कहते हैं, संक्षिप्तीकरण कहते हैं। और दूसरा है पल्लवन। पल्लवन को हम कहते हैं विशदीकरण, एक्सटेंशन इत्यादि पल्लवन के नाम होते हैं। तो पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार, किसी भी एक छोटी बात को फैला कर कहना। संक्षेपण में छोटा करना और पल्लवन में बढ़ा कर कहना। लेकिन पल्लवन को लिखते समय हमें कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं छोड़नी है और पल्लवन भी अपने ही भाषा में कहना है, अपने ही शब्दों में कहना है। चाहे वो आपको पता हो कि रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, चाहे आपको पता हो कि किसी राइटर की पंक्तियां हैं, किसी साहित्यकार की पंक्तियां हैं, तो भी आपको पल्लवन जो है अपनी भाषा में ही करना है, अपने शब्दों में ही करना है। और ये भी अन्य पुरुष शैली में करना है। इसमें भी सरल और स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग करना है। भाषा में प्रवाह अनुकूलता होना जरूरी है और तटस्थता होना जरूरी है, यथार्थमयता होना जरूरी है। ये सब चीज़ें देखते समय आपको पल्लवन करना है। तो पल्लवन कैसे करना है, एक उदाहरण बता रही हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक पंक्ति है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस पंक्ति का पल्लवन कीजिए। तो आप कैसे पल्लवन करेंगे, आप उसको सोचेंगे पहले मन में कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसमें क्या क्या हम लिख सकते हैं। तो एक लाइन को आपको 5, 6, 7, 8, 10 लाइनों में लिखना होता है। तो आप कहेंगे कि साहित्य में वही कुछ लिखा जाता है जो समाज में होता है। जैसे व्यक्ति दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है, ऐसे ही समाज में जो कुछ भी घटित होता है उसका प्रतिबिंब साहित्य में दिखाई देता है। यदि समाज में स्वतंत्रता की भावना प्रबल है तो हमें आज़ादी से प्रेरित साहित्य मिलेगा। यदि समाज में वीर रस की प्रधानता है तो वीरता से साहित्य मिलेगा। यदि श्रृंगार की भावना है तो श्रृंगार रस से तो साहित्य मिलेगा। जैसा समाज होता है, यदि समाज आदर्शवादी समाज है, यदि समाज में राजनीतिक दृष्टि से उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो राजनीतिक बातें ही साहित्य में मिलेगी। तो इस तरह समाज में जो कुछ भी दिखाई देता है वह साहित्य में परिलक्षित होता है। इसीलिए कहा है कि समाज में साहित्य ऐसे होता है जैसे कि उसका प्रतिबिंब हो, उसकी छाया हो।
धन्यवाद।